यह कहानी शुरू होती है पूजा नाम की एक लड़की से जिसकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन शादी की पहली रात ही उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। नई नवेली दुल्हन पूजा अपनी आंखों में बहुत से सपने सजाए जिंदगी में खुशियां पाने की उम्मीद लेकर ससुराल आई थी। उसके लिए वो रात बहुत खास थी, मगर उसके पति ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाई। यह कहानी आपकी रूह तक कपा देगी। आखिर पूजा के साथ उस रात क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत कमलेश नाम की एक औरत से होती है जो अपने पूरे परिवार की देखभाल करती है। उसका एक छोटा सा परिवार है, पति, छोटी बेटी, सास ससुर, दादी और देवर अरुण। कमलेश अरुण को देवर से ज्यादा अपना बेटा मानती थी। आज पूरा परिवार अरुण के लिए लड़की देखने जा रहा था। लड़की का नाम पूजा था। वो आधुनिक जमाने की लड़की थी और वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। पूरी परिवार पूजा को बहुत पसंद करता है, लेकिन कमलेश खुश होने की बजाय थोड़ी चिंतित थी। उसे पूजा का मॉडर्न होना पसंद नहीं आ रहा था, मगर अरुण को पूजा इतनी पसंद आई कि कमलेश को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। देखते ही देखते दोनों की सगाई हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक काली रात जल्द आने वाली है। जल्दी ही अरुण और पूजा की शादी हो जाती है। शादी और काम के तनाव की वजह से पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार के साथ बदन में काफी दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो कई रस्में नहीं कर पाती। शादी के बाद जब अरुण उसके करीब आता है तब पूजा साफ कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत थक चुकी है और थोड़ा आराम करना चाहती है। लेकिन अरुण अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसे बस जल्दी से पूजा के साथ इंटीमेट होना था। न तो उसे पूजा की हालत दिखाई दे रही थी और न ही पूजा का मना करना। पूजा बार बार कहती रही कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन अरुण ने उसकी एक नहीं सुनी। अरुण ने इतनी बेरहमी से उसके साथ यह सब किया कि पूजा दर्द की वजह से सदमे में चली गई। अरुण इस बात को बहुत आराम से ले रहा था, जैसे उसने कुछ गलत किया ही न हो। उसका मानना था कि शादी के बाद तो ऐसा होता ही है। वो रोते हुए अरुण पर इल्जाम लगाती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। जैसे ही पूजा ने अरुण को गलत कहा, अरुण को बहुत गुस्सा आ गया। वो कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तब जाओ जाकर सबको बाहर बता दो। यह कहते हुए अरुण जबरदस्ती पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोते हुए पूजा कमरे से बाहर आती है। वह आंगन में खड़ी कमलेश को देखती है। वहाँ कई औरतें भी थीं जो आपस में बातें कर रही थीं। तभी पूजा उनके मुंह से सुनती है कि एक औरत बदनामी से बहुत डरती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सच बोलेगी तो इंसाफ की जगह शर्मिंदगी मिलेगी। इसलिए वो अपने आंसू छुपाकर कमरे में लौट जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास हो और वो माफी मांगे। अरुण के इस व्यवहार से पूजा पूरी तरह टूट जाती है। अगली सुबह कमलेश उसे छत पर खामोश खड़ा देखती है। उसकी हालत देखकर कमलेश समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन पूजा कुछ नहीं बताती और कमलेश से अपने मायके जाने की जिद करती है। कमलेश उसकी जिद देखकर उसे मायके छुड़वा देती है। वहाँ पूजा अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उसे लग रहा था कि कम से कम उसकी माँ तो उसे समझेगी, लेकिन माँ का जवाब सुनकर वो और भी ज्यादा टूट जाती है। जहाँ पूजा को अपने परिवार का सपोर्ट चाहिए था, वहाँ ठीक उल्टा होता है। माँ उसे गले लगाने की बजाय समझाती है, शादी में ऐसा होना सामान्य बात है। माँ गरीबी का वास्ता देकर उसे फिर से ससुराल जाने को कहती है। मना करने पर खुद को नुकसान पहुँचाने की धमकी देती है। मजबूरी में वो फिर से ससुराल की ओर जाती है। रास्ते में वो वॉशरूम का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरती है और वहाँ से भाग जाती है। कमलेश उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चलता। घर पहुंचकर जब कमलेश ये बात सबको बताती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी पूजा कहीं नहीं मिलती। आखिर में कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो एक एनजीओ में काम करती है। सोना कहती है कि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वो पूजा को ढूंढने में मदद करेगी। कुछ समय ढूंढने के बाद सोना को पूजा एक सुनसान पार्क में दिखती है। वो डरी और सहमी हालत में अकेली बैठी हुई थी। तभी कमलेश भी वहाँ पहुँच जाती है। पूजा हिम्मत करके कमलेश के सामने सारी सच्चाई बता देती है। कमलेश ने अरुण को पाला था, इसलिए उसे लगता था कि अरुण कुछ गलत नहीं कर सकता, इसलिए वो पूजा की बात पर यकीन नहीं करती। पूजा की बात सुनकर कमलेश बहुत गुस्सा हो जाती है और पूजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वो पूजा को जबरदस्ती अपने घर ले आती है। कुछ दिन बाद हम अरुण और पूजा को हनीमून पर जाते हुए देखते हैं। पूजा अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो आखिरी बार अरुण से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। अरुण पूजा की सारी बातों को नजरअंदाज करके उसके साथ सिर्फ संबंध बनाना चाहता था। उसे न पूजा के दर्द की फिक्र थी और न ही उसकी ख्वाहिशों की। वो बस अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था। अब पूजा खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करती है। उसे समझ आ चुका था कि जिस रिश्ते को वो संभालने की कोशिश कर रही है, वहाँ उसके भावनाओं की कोई कदर नहीं है। एक बहुत मॉडर्न और खुशहाल लड़की की जिंदगी अब सिर्फ डर और दर्द से भर गई थी। एक रात पूजा रोज रोज की जबरदस्ती से इतना डर जाती है कि वो अरुण से बचने के लिए खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है।
बाहर अरुण पूजा का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे अपनी हवस शांत करनी थी। वो दरवाजे के पास जाकर तेजी से खटखटाता है। अरुण के इस बर्ताव से पूजा इतनी डर गई थी कि वो उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो चिल्लाकर झूठ बोलती है, मेरी पीरियड शुरू हो गई है। बाहर खड़ा अरुण सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वह हवस में इतना अंधा हो गया था कि उसे पूजा की इस बात पर भी यकीन नहीं आया। इसके बाद अरुण चिल्लाकर कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि सच में तुम्हारा पीरियड शुरू हुआ है या नहीं। अरुण की इस बात से पूजा और भी डर जाती है। तभी उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अरुण के साथ साथ पूरा परिवार मौजूद है। लोगों को पता चलता है कि पूजा की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जब कमलेश डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर बताती है ये पीरियड वाली ब्लीडिंग नहीं थी, उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कई कट्स हैं और यही ब्लीडिंग का कारण है। कमलेश बाहर आकर सारे परिवार वालों को घर भेज देती है। फिर आराम से अंदर आकर पूजा से पूछती है, आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? पूजा कहती है, मैंने ये सब खुद किया है क्योंकि मैं अरुण की हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। कमलेश को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पूजा ने इतना भयानक कदम कैसे उठा लिया। इसलिए वो इस बात को महसूस करने के लिए घर के बाथरूम में जाती है और वहाँ रखा ब्लेड उठाती है। वो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। उसके हाथ कांप जाते हैं। उसे अपने आप पर बहुत अफसोस होता है कि उसने पहले पूजा की बात क्यों नहीं मानी। पूजा ने कई बार कमलेश से अपनी बात कही थी लेकिन कमलेश ने कभी नहीं सुनी। अगले दिन जब कमलेश पूजा के पास आती है तब वो कहती है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ ही घंटों बाद अरुण भी अस्पताल आता है। जब वो पूजा के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि कमलेश सुबह ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर ले गई है। इसके बाद अरुण महिला डॉक्टर के पास जाता है जो पूजा का इलाज कर रही थी। वो डॉक्टर से पूछता है, पूजा की ब्लीडिंग रुकने के बाद मैं कितने दिनों में फिर से उसके साथ इंटीमेट हो सकता हूँ? डॉक्टर जैसे ही अरुण की ये बात सुनती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अरुण को डांटते हुए कहती है, तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी बीवी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कट्स लगाए हैं। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र करने की बजाय उसके साथ इंटीमेट होने की पड़ी है। इसके बाद वो गार्ड्स को चिल्लाकर बुलाती है और अरुण की बेइज्जती करके उसे अस्पताल से बाहर फेंकवा देती है। इसके बाद अरुण जल्दी से घर की तरफ जाता है। इधर कमलेश पूजा को तैयार कर रही थी क्योंकि आज पूजा के मुंह दिखाए की रस्म थी। शादी के बाद इन लोगों को इतनी फुर्सत भी नहीं मिली थी कि पहले मुंह दिखाए की रस्म कर सकें। कमलेश पूजा से कहती है, अगर तुम चाहती तो हॉस्पिटल से सीधे पुलिस स्टेशन जा सकती थी, लेकिन तुम पहले घर वालों को बताना चाहती थी ताकि सबके सामने अरुण का पर्दाफाश हो सके। कमलेश की इस बात से पूजा को काफी राहत मिलती है। इधर अरुण जब घर पहुंचता है तो देखता है कि मुंह दिखाए की रस्म चल रही है और सारे मर्द बाहर बैठे हैं, इसीलिए अरुण को भी उनके साथ बैठना पड़ता है। कुछ देर बाद अरुण घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाता है। कमलेश की नजर अरुण पर पड़ती है। वो अरुण के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। कमलेश कहती है, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला था लेकिन अब मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग आंगन में जमा होते हैं। कमलेश डरते हुए अपने ससुर से सारी बातें कहती है। वो पूरे परिवार के सामने बताती है कि अरुण ने पूजा के साथ जबरदस्ती की है। अगली सुबह सभी लोग एक साथ बैठे हैं। यहाँ अरुण के पिता उससे कहते हैं कि उसे पूजा से माफी मांगनी होगी। कमलेश देखती है कि उसके ससुर ने इतनी बड़ी बात को बस एक सॉरी से खत्म करवा दिया। इस बात से दोनों बहुओं को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को घर के सारे लोग इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। कुछ देर बाद कमलेश अपने ससुर के पास चाय लेकर जाती है। वो पूजनीय ससुर जी से पूछती है, आपने अपने बेटे के खिलाफ सही फैसला क्यों नहीं लिया? तब ससुर गुस्से में कहते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने ही बेटे को जेल भिजवा दूं? कमलेश हाँ कहती है। अरुण के पिता साफ साफ कह देते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। कमलेश सोचती है, सब लोग कहते हैं कि औरतों को घर की 4 दीवारियों में रहना चाहिए ताकि वो महफूज रहें, लेकिन अगर वो घर की 4 दीवारियों के अंदर ही महफूज न रह पाए तो औरत क्या करे? इसी बात को सोचकर वो फिर से अपने ससुर के पास जाती है। कहती है, जो काम आपको करना चाहिए था वो अब मैं करूंगी। ससुर जी कहते हैं, अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगी तो तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल देते हैं। कमलेश अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाती है। कमलेश का पति विनय बहुत अच्छा आदमी था। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता कहते हैं, ये लोग जरूर वापस आएंगी और हमसे माफी मांगकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगी। इसके बाद सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। सिर्फ कमलेश का पति विनय वहीं खड़ा रह जाता है। करीब आधे घंटे बाद वो लोग फिर से वापस आती हैं। विनय अभी भी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। कमलेश आते ही विनय के गले लग जाती है। वो कहती है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन विनय उसे समझाता है और कहता है, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। इसके बाद कमलेश घर के अंदर आती है और आते ही अपने सास और ससुर के पैर छूती है। ससुर जी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यही सब होने वाला है, लेकिन कमलेश कहती है कि वो बस बड़ों का आशीर्वाद लेने आई है। इसके बाद कमलेश पूजा और पिंकी को लेकर
बस में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वो अपने नाना जी से मिलने जा रही थी, जो पैसे वाले वकील थे। कुछ घंटों बाद कमलेश अपने नाना से मिलती है। वो नाना जी को पूजा और अपनी सारी बात बताती है। नाना जी उन लोगों को समझाते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो अरुण को सजा दे सके। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो दहेज के कानून में उन्हें सजा दिलाई जा सकती है, क्योंकि दहेज का केस करने पर फैसला तुम्हारे हक में ही जाएगा। असल में नाना जी उन लोगों को समझाना चाहते थे कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तो झूठ का सहारा लेकर भी तुम उन्हें सजा दे सकती हो, क्योंकि समाज और कानून पति को जबरदस्ती करने की सजा नहीं दे सकता। इसी बीच अचानक पूजा दहेज का केस करने के लिए मान जाती है। वो नाना जी से कहती है, आप दहेज का ही केस बना दो। कमलेश के हिसाब से यह सही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सच का साथ देने आई थी, लेकिन यहाँ झूठ का सहारा लिया जा रहा था। कुछ ही देर बाद नाना जी पूजा के लिए पेपर तैयार कर देते हैं। वे कहते हैं, तुम इस पेपर को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखा लो। लेकिन कमलेश अभी भी इस केस के बिल्कुल खिलाफ थी। वो चाहती थी कि जिन लोगों ने गुनाह किया ही नहीं है उन्हें सजा क्यों दी जाए। जैसे ही पूजा उस पेपर पर साइन करने लगती है, कमलेश उस पेपर को छीन कर बाहर भाग जाती है। पूजा कमलेश के पीछे भागती है। कमलेश उस पेपर को जला देती है। वो बहुत उदास हो जाती है। तब नाना जी उसके पास आकर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग ये केस ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये दोनों बातें कर रहे थे। बगल में कमलेश लेटी हुई थी और इन दोनों की बातें सुन रही थी। इधर नाना जी ऑनलाइन केस रजिस्टर करवा देते हैं। पूजा की शिकायत की वजह से अगले ही दिन पुलिस अरुण के घर जाती है पूरे परिवार को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर पाती, ठीक उसी वक्त उनके घर पर वकील आ जाते हैं। वे कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ गए थे, जिससे उनकी गिरफ्तारी रुक जाती है। इधर नाना जी और पूजा को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वे लोग पहले ही बेल कैसे ले लिए, जबकि उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके खिलाफ FIR हुई है। तभी पूजा और नाना जी का शक कमलेश पर जाता है, यानी कि कमलेश ही है जिसने पहले ही अपने सास ससुर को फोन करके बता दिया था। कमलेश इन दोनों से कहती है, मैं इस लड़ाई में सच का साथ देने आई हूँ और मैं इस लड़ाई को सच्चे तरीके से जीतना चाहती हूँ। नाना जी बोलते हैं, तुम तो सही तरीके से लड़ लोगी, लेकिन क्या वह सही तरीके से लड़ेगा? कमलेश पूछती है, कौन? नाना जी कहते हैं, तुम्हारा ससुर, क्योंकि जितना सीधा तुम उसे समझती हो वह उतना अच्छा आदमी नहीं है। वहीं इधर हम अरुण के घर में देखते हैं। अरुण के पिता अपने दोनों बेटों को कहकर घर से बाहर ले जाते हैं कि हम लोग अपनी बहुओं को लाने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद पिता अपने दोनों बेटों को पूजा के घर चलने को कहते हैं। बड़ा बेटा पूछता है, हमें वहाँ क्यों जाना है? तब पिता कहते हैं, कहीं जाने से पहले मैं एक बार पूजा के पिता से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद ये आदमी पूजा के पिता के पास जाता है और उससे अकेले में बातें करना चाहता है। वह पूजा के पिता से कहता है, पूजा को घर वापस आकर सभी के पैर छूकर माफी मांगनी होगी। पूजा के पिता कहते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो एक दवा निकालकर पानी के गिलास में घोलकर पूजा के पिता को देता है। वो उसे पूजा के बारे में ब्लैकमेल करके इस दवा को पीने के लिए कहता है। उस दवा को लेने के बाद पूजा के पिता की हालत अचानक खराब हो जाती है। ये खबर पूजा तक भी पहुंचती है। अब पूजा अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पूजा के पिता रोते हुए कहते हैं कि अब उसे अपने ससुराल में लौट जाना चाहिए। पूजा को कमजोर देखकर अरुण उसके पास आता है और मौके का फायदा उठाकर माफी मांगकर पूजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जैसे ही अरुण पूजा से माफी मांगता है, अरुण के पिता पूजा को साथ चलने को कहते हैं, ताकि यहाँ मौजूद सारे लोगों को ऐसा लगे जैसे अरुण और उसके पिता पूजा को बहुत चाहते हैं। इसके बाद ये सभी लोग पूजा और कमलेश को लेकर घर वापस आते हैं। अगले दिन बहुओं के आने की खुशी में घर में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। अरुण यहाँ खुश होकर सभी को मिठाई बांट रहा था। इसके बाद वो कमलेश के पास आकर कहता है कि अब उसे भी गुस्सा छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसी वक्त विनय कमलेश को बुलाता है और कहता है, इस घर के सारे लोग बदल चुके हैं, किसी को भी सच्चाई से मतलब नहीं है। तुम्हारे मान सम्मान को देखते हुए हम लोग अब अलग रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम अरुण को देखते हैं, जो पूजा से बात करने की कोशिश कर रहा था। कमलेश जल्दी से पूजा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। तभी कमलेश की दादी सास इन दोनों को रोकती है। वो आमतौर पर कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि बहुत पुराने वक्त से ही मर्दों ने औरतों की आवाज दबा दी थी और दादी भी उनमें से एक थी। लेकिन दादी इन दोनों को समझाती है, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी चुप रही, लेकिन तुम दोनों को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, तुम्हें समाज के सामने उस अन्याय को रखना होगा, क्योंकि तुम्हें अपने परिवार में इंसाफ नहीं मिलने वाला है। इसके अगले दिन कमलेश की सास ने घाट पर एक पाठ रखवाया होता है, ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे। कमलेश यहाँ सभी से कहती है कि वह आज 2 देवियों की कहानी सुनाएगी। इसके बाद कमलेश अपनी कथा सुनानी शुरू करती है। वो सभी औरतों को समझाती है, हमें वेद और पुराणों में बहुत इज्जत दी गई है, औरतों के अपमान की वजह से महाभारत तक हो गया था। फिर कमलेश कहती है, लेकिन आजकल के समाज में कुछ और ही कहानी चल रही है। इसके बाद कमलेश पूजा को बुलाकर उसे अपनी कहानी बताने को कहती है। ये देखकर अरुण और उसके पिता बहुत डर जाते हैं। वे सोच रहे थे कि अगर पूजा ने अपनी कहानी बता दी तो समाज में उनकी इज्जत का क्या होगा, लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं डरती और अपनी पूरी कहानी समाज के सामने रख देती है। वो सभी को बताती है, अरुण ने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कई बार
संबंध बनाया है। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोगों के बीच हलचल मच जाती है। पूजा के इज्जतदार ससुर से ये सब सुना नहीं जाता। इसके बाद वो चिल्लाकर सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी कमलेश सभी के सामने आकर चिल्लाकर कहती है, यहाँ से सिर्फ वही औरत जाएगी जिसके साथ कभी भी जोर जबरदस्ती या ज्यादती नहीं हुई हो। ये सुनकर सभी औरतें वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि वे जानती थीं कि उनके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर जोर जबरदस्ती की गई है। इसके बाद अरुण सामने आकर पूजा को भला बुरा कहता है और उस पर हाथ उठाता है, लेकिन इस बार कमलेश उसे रोक लेती है और उल्टा उसे एक थप्पड़ मार देती है। कमलेश कहती है, कानून की नजरों में तुमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन समाज और हमारी नजरों में यह एक बहुत बड़ा अपराध था, इसलिए तुम्हारा फैसला हम ही लोग करेंगे। इसके बाद कमलेश उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है और कहती है, तुम पूजा के पैर छूकर उससे माफी मांगो। अरुण पूजा के पैर छूकर उससे माफी मांगता है, लेकिन पूजा फिर भी उसे माफ नहीं कर पाती। कमलेश के ससुर, जो अपने परिवार में बहुत बड़े आदमी माने जाते थे, उनकी बातों को सब मानते थे, लेकिन जब गलती उनके छोटे बेटे ने की तब वे सच का साथ देने की बजाय अपने बेटे को बचाने में लग गए। इस सीरीज का संदेश काफी गहरा है। यह दिखाता है कि जो लोग समाज में कमजोर या दबे हुए माने जाते हैं, उनके अंदर भी बहुत ताकत होती है। अगर वे अपनी आवाज उठाते हैं और हिम्मत दिखाते हैं तो बड़े बदलाव संभव हैं। सीरीज यह भी बताती है कि डरकर चुप रहना समस्याओं को और बढ़ा देता है, जबकि सच के साथ खड़े होना और एकजुट रहना ही अन्याय और भेदभाव के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।